अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 8 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना आज का काम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9 है, विलियम ड्रैगन के असूल का मफहूम बयान करें। जवाब है, विलियम ड्रैगन ने कहा कि आज़ादी का लफ्ज़ सुनते ही मुझे अपनी कौम और उसके लोग याद आ जाते हैं। मुझे यकीन है कि हमारी मेहनत और हमारी आज़ादी का इन्हिसार हम सब पर है। मेहनत के ज़रिए हम अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं और अगर हमने मेहनत जारी रखी तो बहुत जल्द हमारी हालत एक उम्दा कौम की तरह खुशी और आज़ादी की हो जाएगी। सवाल नंबर 10 है, कौन सी खूबी इंसान को मुअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बनाती है? जवाब है, जो इंसान मेहनत करता है और इल्म की बनिस्बत अमल करता है और उम्दा चाल चलन आदमी को ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बनाता है। जो इंसान तकदीर की बजाय तदबीर पर भरोसा करके अमली जद्दोजहद करता है वही कामयाबी हासिल करता है। सवाल नंबर 11 है, तहजीब में क्या क्या शामिल है? जवाब, तहजीब किसी कौम की आला अखलाक पर मुस्तकिल तौर पर अमल पैदा होने का नाम है। तहजीब में अखलाक व आदात, तालीम व तरबियत, किरदार, चाल चलन, गुफ्तगू और नशिस्त व बर्खास्त के तरीके, वज़ा और लिबास, यहाँ तक कि ज़िंदगी गुजारने के तफरीही मशागल तक शामिल हैं। और सवाल नंबर 12 है, ये बात किस हद तक सही है कि अच्छी गवर्नमेंट ही रियाया की तरक्की और खुशी का ज़रिया है? जवाब है, अगर गवर्नमेंट अच्छी हो तो माली तौर पर अफराद की मदद तो करेगी, ज़राए मुहैया करेगी, लेकिन अफराद ही अगर आगे बढ़ने का जज्बा ना हो तो हुकूमत हरगिज़ रियाया की तरक्की और खुशी का सामान मुहैया नहीं कर सकती। लोग अपनी हालत को संवारने में संजीदा ना हो तो हुकूमत कब तक और कहाँ तक रियाया की तरक्की में उनकी मदद कर सकती है? आखिरी सवाल देख लें, मुहावरा और रोज़मर्रा की में फ़र्क बयान करें। मुहावरा और रोज़मर्रा में फ़र्क क्या है? मुहावरा की तारीख ये कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो मुहावरा कहलाता है। मुहावरा कवायद की हदूद में आता है। मुहावरे में तब्दीली नहीं होती, मसलन आंखें दिखाना, आंखें बिछाना, 9 2 11 होना और तारे गिनना वगैरह। और रोज़मर्रा की तारीफ ये है कि अहले ज़ुबान के आम बोल चाल को रोज़मर्रा कहा जाता है। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं और रोज़मर्रा कवायद से बरातर होकर रोज़मर्रा अहले ज़ुबान के मुताबिक बदलता रहता है। बस यहाँ तक आपके ये सवालात के जवाबात हैं जो आपने लिखने और याद करने। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 3। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कारोबारी आदमी। इस टॉपिक में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि कारोबारी आदमी की तारीफ़ करें और एक अच्छे कारोबारी आदमी की खूबियाँ बयान करें। यानी कि कारोबारी आदमी किसे कहते हैं और एक अच्छा कारोबारी आदमी कौन होता है। तो इसके जवाब में सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, लेकिन हम इसमें से पहली करेंगे। आपने यही डेफिनेशन याद करनी है कि ऐसा शख्स जो नफ़ा कमाने की गर्ज से एशिया और ख़िदमात की पैदाइश और ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ हो, कारोबारी आदमी कहलाता है। यानी वो शख्स जो नफ़ा कमाने की गर्ज से कुछ चीज़ें बनाता हो कारखाने में या सनत में, या उन चीज़ों की तिजारत करता हो, ख़रीदो फ़रोख्त करता हो और उसका मकसद नफ़ा कमाना हो, उस शख्स को कारोबारी आदमी कहते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होगा कि कारोबारी आदमी की औसाफ या खूबियाँ बयान करें। यानी कि एक अच्छा जो कारोबारी आदमी होता है उसमें क्या कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स खूबियाँ कुछ ज़ात से मुतल्लिक होती हैं कि जिन्हें ज़ाती औसाफ कहते हैं, कुछ पेशा वराना औसाफ होते हैं जो कारोबार या कोई प्रोफेशन जब हम चूज़ करते हैं यानी कि कारोबार करते हैं तो उसके लिए चीज़ें लाजमी होती हैं। तो ज़ाती औसाफ में है दूर अंदेश, बाइखलाक, मेहनती, ईमानदार, बासूल, पुरएतमाद, कायदाना सलाहियत, तामल मिजाज वगैरह। और पेशा वराना औसाफ में है मनसूबा और तंजीम की काबिलियत, सरमाए का असूल, तजर्बाकार, फ़नी महारत, तरक्की की ख्वाहिश, तहकीक की जस्तजू, हम आहंगी, कारोबारी तालीम व तरबियत, मंडी से वाकफ़ियत और समाजी ज़िम्मेदारी वगैरह। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो ये है कि सबसे पहले आप कारोबारी आदमी की तारीफ़ लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ये पूरा चार्ट जो आपको सामने लिखा हुआ है, जो भी मैंने मुख्तसर हेडिंग पढ़ी है सिर्फ इसकी, तो ये आपने इसी तरह चार्ट बनाना है और फिर उसके बाद इसकी हर एक हेडिंग को एक एक करके 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह अटेम्प्ट होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेपर में आता है 12 नंबर का। तो इसको अच्छे तरीके से इसकी हेडिंग्स याद करनी है सबसे पहले, उसके बाद इन हेडिंग्स की डिटेल भी 2-2 लाइनों से याद करके लिख सकते हैं। चलते हैं हेडिंग्स की डिटेल की तरफ।
स्टूडेंट ज़ाती और साफ में सबसे पहली हेडिंग है दूर अंदेश। अगर आप स्टूडेंट हेडिंग का मतलब समझ लेंगे तो इसके अंदर आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, वर्ड टू वर्ड, यही रटा मार के लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और कॉमर्स में हम ऐसा रटा मारते भी नहीं है, बस हेडिंग्स का मतलब समझते हैं और अपने अल्फाज में उसे लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले है दूर अंदेश। दूर अंदेश कहते हैं उस शख्स को जो आने वाले वक्त पर जिसकी नज़र हो और आने वाले वक्त के बारे में सोचता हो। जैसे कि अगर कोई शख्स कपड़े का कारोबार करता है तो गर्मियों का सीज़न जब निकल रहा होता है तो उसे पता होता है कि आगे सर्दियां आने वाली हैं। वो शख्स जो ये प्लानिंग करता है, मनसूबाबंदी करता है कि आने वाले वक्त यानी सर्दियों में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से कपड़े मैंने लाने हैं, कौन सी उनकी क्वालिटी होगी और किस तरह मैंने अपने कारोबार को तब्दील करना है सर्दियों के मुताबिक, तो उसे कहेंगे कि वो एक दूरंदेश शख्स है। तो इसकी पढ़ते हैं जी कि एक अच्छा कारोबारी आदमी अपने माजी की कारकर्दगी पर नज़र रखता है, यानी कि वो माजी में जितने भी उसने काम किए होते हैं उनसे भी सीखता है। और दूर अंदेशी या पेश बीनी यानी कि आगे देखने की खूबी, दूर देखने की खूबी की वजह से वो मनसूबाबंदी करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। इसके बरक्स मुनाफा के मौके हाथ से निकल जाते हैं। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दी है कि एक कपड़ा का कारोबार करने वाला जो शख्स है वो अगर सर्दियों में भी गर्मियों के ही कपड़े बेचेगा, वो मनसूबाबंदी नहीं करेगा, वो आने वाले वक्त के मुताबिक अपने कारोबार को तब्दील नहीं करेगा, तो वो मुनाफा नहीं कमा सकता। जबकि वो शख्स जो दूर अंदेश हो और आने वाली वक्त पे उसकी नज़र हो, उसे पता हो कि सर्दियों में सर्दियों के कपड़े ही बिकेंगे, गर्म कपड़े बिकेंगे, गर्मियों में जो कपड़े सेल होते हैं वो सर्दियों में नहीं होते, तो वो पहले से मनसूबाबंदी कर लेगा कि जो ही सर्दियां स्टार्ट होंगी तो वो कहाँ से कपड़े ख़रीद के लाएगा, कौन कौन सी उनकी क्वालिटी होगी और वो कितने कितने के सेल होंगे, ये सारी मनसूबाबंदी कर लेता है, तो वो कारोबार में हमेशा अच्छा मुनाफा कमाता है। ज़ाती और साफ में दूसरा है बाइखलाक। हेडिंग से ही पता चल जाता है कि एक अच्छा कारोबारी आदमी वही होता है जो बाइखलाक हो, जिसके इखलाक अच्छे हों, जो दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से दूसरों से बात करता हो, बात करने का तरीका उसका अच्छा हो। एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है तो आप उससे चीज़ें ख़रीदेंगे। और इसके बरक्स अगर आप किसी के पास जाके कहते हैं कि आपके पास फ़ैन है यानी पंखा है, तो वो आगे से आपको जो है रूडली बिहेव करता है या इधर उधर देखे कहता है कौन सा, या सिर्फ इतना कहता है हाँ है, या फिर आप जो ही जाते हैं तो वो आपको कहता है हाँ भाई क्या चाहिए, क्यों आए हो। तो इस तरह का अगर कारोबारी आदमी होगा तो वो कारोबार नहीं चला सकेगा। इसके बरक्स जो बहुत अच्छे तरीके से बाइखलाक होता है वो कारोबार अच्छे तरीके से चला सकता है। इस हेडिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा खुद पढ़ लीजिएगा। तीसरा मेहनती। दुनिया में वही शख्स कामयाब होता है जो कि मेहनत करता है, तो कारोबार में भी यही फार्मूला आता है, जो जितनी मेहनत ज़्यादा करेगा वो उतना अच्छा कारोबारी आदमी होगा, उसका कारोबार उतना ज़्यादा चलेगा, वो उतना ज़्यादा नफ़ा कमाएगा। तीसरा है ईमानदार। ईमानदारी भी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। एक अच्छा और कामयाब कारोबारी आदमी बनने के लिए ज़रूरी है कि उसमें ईमानदारी की खूबी भी हो, इसमें वो ईमानदार हो, वो कोई भी चीज़ें जो अशिया फ़रोख्त करता है उनमें किसी से कोई धोखाधड़ी ना करे। अगर वो किसी से धोखा करेगा तो वो एक ही दफ़ा एक शख्स उससे जो है वो धोखा खाएगा, दूसरी दफ़ा वो उसकी शॉप की तरफ मुड़ के देखेगा भी नहीं। तो कारोबारी आदमी अच्छा वही होता है, वही ज़्यादा नफ़ा कमाता है जो ईमानदार हो। बासूल। एक अच्छा कारोबारी जो है आदमी वही होता है जो बासूल होता है, जिसके असूल कारोबार के मतलब जो है वो तय होते हैं, वो अपने असूलों पर सौदाबाजी नहीं करता। जो असूल कारोबार को चलाने के लिए उसने बनाए होते हैं उन पर पाबंदी से अमल करता है। छठी हेडिंग है पुरएतमाद। पुरएतमाद कहते हैं कॉन्फिडेंट को, यानी कि एक कारोबारी आदमी जो है वो कॉन्फिडेंट होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से पुरएतमाद हो के अपने फ़ैसले ले सकता है, वो नफ़े के लिए भी तैयार रहता है और नुकसान के लिए भी तैयार रहता है। अगर नफ़ा हो तो उसे कैसे मैनेज करना है, और खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए तो कैसे मैनेज करना है, ये सब उसे पता होता है। उस शख्स को कहते हैं पुरएतमाद। यानी कि एक अच्छा कारोबारी आदमी वो है जो पुरएतमाद हो, जो अच्छे तरीके से फ़ैसले कर सके और कारोबार में अगर ऊंच नीच आ जाए, अगर फ़ायदा या नुकसान हो रहा हो तो उसके मुताबिक वो कोई फ़ैसला कर सके। उसके बाद सातवीं हेडिंग है ज़ाती और साफ में कायदाना सलाहियत।
कायदाना कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी को। कोई भी कारोबारी आदमी है उसको कारोबार चलाने के लिए हो सकता है बहुत सारे आगे मुलाजम रखने पड़ें, उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हों आगे जो उसके आगे काम कर रहे हों, तो उन सबको साथ लेकर चलना और उनसे काम निकलवाना ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और एक अच्छा कारोबारी आदमी वही होता है जो कायद बनकर लीड करता है अपने एम्प्लॉइज़ को, ना कि अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो उसके साथ कोई ज़िद करता है या उनको अच्छे तरीके से पेश नहीं आता या उनकी हमेशा बेइज्जती करता रहता है, तो वो शख्स कभी भी अच्छा कारोबारी आदमी नहीं बन सकता। तो ये थी आपकी 7वीं हेडिंग। आपकी 8वीं हेडिंग है तहम्मुल मिजाज, यानी कि एक अच्छा कारोबारी आदमी वो है जिसको तहम्मुल मिजाज से काम लेता है। उसे हर बात पे गुस्सा नहीं आ जाता, वो बात बात पे छोटी छोटी बातों पे जो है वो लड़ने पे नहीं आ जाता, तो वो शख्स एक अच्छा कारोबारी आदमी बन सकता है। कारोबार में वैसे भी एक असूल होता है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, यानी कि जो आपका गाहक होता है वो हमेशा ठीक होता है। तो अगर कोई गाहक आके गलत बात भी कर दे तो एक अच्छा कारोबारी वही होता है जो उस बात को बर्दाश्त करे और अपने गाहक के साथ बदतमीज़ी ना करे या गुस्से में ना आ जाए, ताकि वो गाहक कारोबार का बना रहे। तो ये थी आपकी 8वीं हेडिंग। ये 8 खूबियाँ जो हैं ये ज़ाती खूबियाँ हैं जो किसी की शख्सियत के साथ लिंक होता है, इनका ताल्लुक़ होता है। ये हर शख्स में नहीं होती, इसलिए हर शख्स अच्छा कारोबारी आदमी नहीं होता। लेकिन अगर आप एक अच्छा कारोबारी आदमी बनना चाहते हैं तो आपकी ज़ात में ये 8 खूबियों का होना लाजमी है, और एक अच्छे मुसलमान में भी ये खूबियाँ होना लाजमी हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है पेशा वराना औसाफ। तो पेशा वराना औसाफ वो औसाफ होते हैं जो कारोबार जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होते हैं। वो किसी शख्स की ज़ात से मुंसलिक नहीं होते बल्कि कारोबार से मुंसलिक होते हैं। जैसे कि ईमानदारी है ज़ाती औसाफ में, तो वो ईमानदारी अगर किसी दूसरे शख्स में है तो वो ईमानदारी एक जैसी ही होगी। लेकिन यहाँ पे जो मंसूबा और तंजीम की काबिलियत है ये कारोबार से मुतलिक है। हर एक कारोबार की मंसूबा और तंजीमी काबिलियत एक जैसी नहीं होती, यानी कि मंसूबा एक जैसा नहीं बनाया जाता। हर शख्स की तंजीमी काबिलियत या मंसूबा बनाने की काबिलियत अलग अलग होती है। तो आपकी जो 9वीं हेडिंग है इस क्वेश्चन की, जबकि पेशा वराना औसाफ की पहली हेडिंग है, तो अब मैं आप यहाँ से हेडिंग नंबर 1, 2 से इसको काउंट करूँगा। आप बेशक इस तरह लिख लें कि पेशा वराना औसाफ की पहली हेडिंग है मंसूबा और तंजीम की काबिलियत, यानी कि एक अच्छा कारोबारी आदमी वो है जो जब कारोबार शुरू होता है तो बहुत अच्छे तरीके से मंसूबा बंदी करता है कि कारोबार को कैसे चलाना है। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले उस पर गौर व फिक्र करता है कि इसके नताइज क्या होंगे, उसके बाद फ़ैसला लेता है, तो वो एक अच्छा कारोबारी आदमी है। तो इन शॉर्ट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि एक अच्छा कारोबारी आदमी वो है जिसमें मंसूबा और तंजीम की काबिलियत पाई जाती है। वो बहुत अच्छे फ़ैसले लेता है और हर फ़ैसला लेने से पहले तमाम तजावीज़ पर गौर करता है और उनके नताइज पर भी गौर करता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसे अच्छे तरीके से सुन के यही इस हेडिंग में लिख के याद कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी हेडिंग है पेशा वराना औसाफ में सरमाए का असूल, यानी कि कोई भी कारोबारी आदमी है, चाहे वो मेहनती है, ईमानदार है, बाइखलाक है, लेकिन अगर उसके पास सरमाया नहीं है तो वो कारोबार नहीं कर सकता। तो इसलिए ये भी एक पेशा वराना औसाफ या खूबी है, बग़ैर सरमाए के कारोबार नहीं किया जा सकता। अच्छा कारोबारी आदमी बनने के लिए उसकी ज़ात में तमाम खूबियों के साथ साथ ये खूबी भी होनी चाहिए कि वो उसके पास पैसा हो, अगर पैसा नहीं तो वो किसी ना किसी ज़रिए से पैसा ले कर्ज़ ले ताकि वो कारोबार शुरू कर सकते। जैसे इंसान के जिस्म में अगर खून ना हो तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसी तरह कारोबार भी पैसे के बगैर नहीं किया जा सकता। तजर्बाकार, एक अच्छा कारोबारी आदमी वो होता है जिसे कारोबार करने का तजर्बा हो। जो गैर तजर्बाकार शख्स होता है, अगर उसमें वो उसमें जो है वो बाइखलाक मेहनती भी हो, सुबह 24-24 घंटे काम करता हो, लेकिन तजर्बा ना हो तो वो कामयाब नहीं हो सकता। ये हेडिंग भी इसी तरह लिख के आपने याद कर लेनी है। उसके बाद है जी हेडिंग आपकी फ़नी महारत। अगर एक कारोबार को करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज होना लाजमी हो, तो अगर किसी शख्स के पास वो नॉलेज हो, उसके पर उसको अबूर हासिल हो, तो वो एक अच्छा कारोबारी आदमी होगा। यहाँ पे फिर एक दफ़ा मैं कपड़े की जो है वो एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक ऐसा शख्स है
जिसे पता है कि कौन सा कपड़ा बेहतरीन होता है, कौन सा कपड़ा किस तरीके से बनाया गया कपड़ा बहुत अच्छा होता है और कहाँ से कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, वो सारी महारतें, स्पेशल इंफॉर्मेशन हो उसके पास, तमाम स्किल्स हों, तो वो एक अच्छा कारोबारी आदमी हो सकता है, बरक्स इसके कि एक ऐसा शख्स हो जिसे कपड़े के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो, तो वो एक अच्छा कारोबारी आदमी नहीं बन सकता। एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो आपको एक छोटी सी आम सी एग्जांपल दूँ जो आपके इर्द गिर्द नज़र आते हैं कि आप उस दर्जी के पास जाते हैं जो आपके कपड़े बहुत अच्छे तरीके से सीता है, उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जो बहुत अच्छे तरीके से कपड़े सी सकता है, बरक्स इसके कि जिसके वो शख्स जो कपड़े अच्छे तरीके से नहीं सीता, जिसको अपनी महारत पर अबूर नहीं होता, उसके पास आप नहीं जाते। तो यह फ़नी महारत की एक एग्जांपल, यानी कि वो कारोबारी आदमी अच्छा होता है जो कारोबार वो कर रहा है उसके बारे में तमाम नॉलेज उसके पास हो। उसके बाद हेडिंग है तरक्की की ख्वाहिश। स्टूडेंट, तरक्की कारोबारी आदमी वही कामयाब होता है जिसमें तरक्की की ख्वाहिश हो। आप देखते होंगे गली मोहल्ले में कोई एक दुकान होती है जो पहले दादाजी करते थे, फिर उसके बाद उनके बेटे ने की, फिर उनके बेटे ने की, और आप कोई आपका दोस्त बैठा हो उससे अगर आप पूछें तो वो यही कहेगा कि पहले मेरे अब्बा जी थे, फिर दादाजी थे, फिर उनके दादा थे, अब्बा थे। लेकिन हम अभी तक इसी दुकान में ही बैठे हुए हैं, इस दुकान से आगे का हमने नहीं सोचा। क्यों सालों तक जो है वो लोग एक ही दुकान में बैठे रहते हैं या एक ही शॉप, छोटी छोटी शॉप से आगे नहीं निकल पाते? क्योंकि उनमें तरक्की की ख्वाहिश नहीं होती। वो कारोबारी आदमी जिसमें तरक्की की ख्वाहिश होती है वो कारोबार को बढ़ाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाना चाहता है और इसके लिए हमेशा कोशिश करता है, वो एक अच्छा कारोबारी आदमी कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी हम आहंगी। कारोबारी आदमी में हम आहंगी बहुत ज़रूरी होती है। कारोबार के मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम पाते हैं जिन्हें वो मुलाजमीन के साथ मिलकर मुकम्मल रब्त और हम आहंगी से करता है। यानी कि कोई भी कारोबारी आदमी जो दूसरों के साथ मिलजुल के काम कर सकता है वो एक अच्छा कारोबारी आदमी होता है, बरक्स उसके जो कि किसी दूसरे शख्स के साथ अगर काम करे तो उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है या उसको समझ नहीं सकता या किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकता। तो ये आपकी हेडिंग थी हम आहंगी। इससे ऊपर एक हेडिंग आई थिंक मिस हो गई है, तहकीक की जस्तजू। तो जो तहकीक करता है, रिसर्च करता है और अपने कारोबार को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, वो एक अच्छा कारोबारी आदमी होता है। ये आपने लिखना है तहकीक की जस्तजू में। हम आहंगी पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कारोबारी तालीम व तरबियत। तो अच्छा कारोबारी आदमी वही होता है कि जो कारोबार वो कर रहा है उसके बारे में उसके अगर तालीम रिक्वायर्ड है तो वो भी उसके पास हो और वो कारोबार करने की तरबियत भी उसने हासिल कर रखी हो। नेक्स्ट है जी मंडी से वाकफ़ियत। तो स्टूडेंट्स, वो शख्स जिसको मंडी कहते हैं मार्केट को, कहाँ से चीज़ें ख़रीद के लानी है, उसके बारे में अगर वाकफ़ियत हो कि कौन सी मार्केट से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, कौन से अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, कहाँ से ख़रीद के लाऊंगा तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, कहाँ पे न्यू फैशन की चीज़ें आती हैं, यानी कि वो मंडी से मार्केट से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होता है, वो कारोबारी आदमी अच्छा कारोबारी आदमी होता है। और वो कारोबारी आदमी जिसे मंडी से वाकफ़ियत ही ना हो, वो अगर किसी मंडी में जाए और जो चीज़ 500 की है वो 700 की वहाँ से ख़रीद के लाए तो आगे कितने की बेचेगा, 800 की या 900 की? तो 500 वाली चीज़ 900 की कोई नहीं ख़रीदेगा, इस तरह उसका कारोबार फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन जो मंडी से वाकफ़ियत होगी वो सस्ती चीज़ें लाएगा, अच्छी चीज़ें लाएगा और वो अच्छे तरीके से उसे सेल करके मुनाफा कमा सकता है। इसके बाद लास्ट हेडिंग है जी पेशा वराना और साफ में समाजी ज़िम्मेदारी। कारोबार का मकसद नफ़ा कमाना होता है, लेकिन एक अच्छा कारोबारी आदमी सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफे या नफ़े को तरजीह नहीं देता, बल्कि वो देखता है कि मुआशरे की बेहतरी भी हो रही है कारोबार से या नहीं। जैसे कि वो कोशिश करता है कि मुआशरे में कम कीमत पर चीज़ें फ़राहम की जाएँ और चीज़ों की आला क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो उनकी फ़राहमी को यकीनी बनाया जा सके, या ऐसा काम ना करे, ऐसा कारोबार ना करे जिससे मुआशरे में बुराइयाँ फैलें। तो ये पेशा वराना और साफ़ की आखिरी हेडिंग थी। इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये था आज के दिन का टारगेट आपका। आज आपने बस यही क्वेश्चन लिखना है और इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो पहले आपको टारगेट दिया गया है वो भी आपने अच्छे तरीके से लिख के याद कर लिया होगा। तो इसे भी आप तैयार करें, जिस तरह आप पढ़ाया जा रहा है मेहनत से, इसी तरह आप रिस्पॉन्स देंगे और आप अच्छे तरीके से इसे याद करेंगे। और जब छुट्टियों के बाद कॉलेज रीओपन होंगे, आप कॉलेज वापस आएंगे, तो आपको ये सारा याद होगा। शुक्रिया। देखिए, सेट बी में तमाम क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दी होगी और एक इन्फॉर्मेशन हाफ दी होगी, उसको आपने कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पे लिखा होगा कि 7 किलोग्राम आम 540 रुपए के मिलते हैं, तो 3 किलोग्राम आम कितने के मिलेंगे। यानी कि एक दफ़ा कंप्लीट बता दिया गया है कि 7 किलो 540 के मिलते हैं और 3 किलो कितने के मिलेंगे। तो इस हिस्से को फोकस करें। इसको आपने ऐसे लिखना है कि 3 किलो फिलहाल हमें मालूम नहीं, तो x के मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए इस तरह हो सकता है कि अब ये ऐसा देखिए यहाँ से ये कि 10 बंदे कोई भी काम 8 दिन में करते हैं, तो 15 बंदे वही काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम देखिए एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है कि 10 बंदे हैं और 8 दिन में काम कर लेते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन आधी है कि 15 बंदे कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, इसको कंप्लीट करना है। तीसरी चीज़ देखिए, ऐसे भी हो सकता है कोई भी गाड़ी है 8 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो 14 लीटर पेट्रोल में कितना फासला तय करेगी। एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कि 8 लीटर में 180 किलोमीटर, दूसरी अनकम्प्लीट 14 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर, x यानी कि अननोन। इस तरह से ये देखें कि कोई भी काम है डेली 6 आवर्स काम किया जाए तो वो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वही काम डेली 8 आवर्स किया जाए, ज़्यादा काम किया जाए रोज़, तो फिर कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये हमने मालूम करना है। तो एक दफ़ा कंप्लीट बता दी गई ये बात कि 6 घंटे डेली काम करो तो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन दूसरी दफ़ा हमसे पूछा गया है कि 8 घंटे डेली काम करो तो कितने दिन में ख़त्म होता है। देखिए आपने इसी शक्ल में लिखना है। पहली इन्फॉर्मेशन, जिसका पहला सवाल था हमारा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर 2, बाकायदा अभी हम क्वेश्चन शुरू नहीं किए हमने, ये कॉन्सेप्ट्स उसके आपको क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो हमने ऐसे लिखना है, एक साइड पे मैंगोज केजी, दूसरी साइड पे कास्ट रुपीज़ में। मैंगोज 7 केजी 540 के, 3 केजी मालूम करना है x। अब इसके बाद आपने यहाँ करना है कि x के साथ एक एरो लगाना है नीचे से ऊपर की तरफ। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। अब देखें कि 7 केजी आम अगर 540 के मिलते हैं, तो 3 किलो आम 540 से कम रुपयों के मिलेंगे या ज़्यादा के मिलेंगे। जाहिर है कम के मिलेंगे, क्योंकि 7 किलो अगर 540 के तो आम कम होंगे तो कीमत भी उनकी कम होगी। यानी कि जब एक साइड पे एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका एरर, इसकी तीर की सीमत वही होगी जो इस साइड पे हमारे तीर की सीमत है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो एरो की सीमत होती है एक्स वाली साइड पे, वही सीमत होती है दूसरे की भी, वही उसी साइड पे वो दूसरा भी लगाते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है, जब एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही हो। अब हमें नहीं पता कि 3 केजी मैंगोज कितने के मिलेंगे, लेकिन ये ज़रूर पता है कि 540 से कम के ही मिलेंगे। यानी कि मैंगोज कम होंगे तो कास्ट भी कम होगी। जब दोनों चीज़ें कम की तरफ जा रही हों तो एरोज दोनों एक्स के साथ तो होता ही ऊपर की तरफ है, दूसरा भी ऊपर की तरफ लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी तरह जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हों, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि 8 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर का फासला तय करता है, 14 लीटर में कितने गाड़ी चलेगी। अब देखिए पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है तो ज़ाहिर है फासला भी 180 से ज़्यादा तय करेगी। तो ये x के साथ तो बगैर सोचे समझे तीर ऊपर की तरफ ही लगाना है। अब ये सेकंड एरो कैसे लगाना है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है, इस चीज़ का हम तयन इससे करेंगे कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो दोनों के बढ़ने से इसका मतलब है एक बढ़ रही है दूसरी भी, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो याद रखिए एक चीज़ कम हो और उससे दूसरी भी कम हो रही हो तो इसको भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो उसकी वजह से दूसरी भी इंक्रीज़ हो तो इसको भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि दोनों अगर इंक्रीज़ हूँ तो भी डायरेक्ट, दोनों डिक्रीज़ हूँ तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अलबत्ता ये मिसाल देखिए, इसमें कोई काम है 10 बंदे 8 दिन में मुकम्मल करते हैं, 15 बंदे कितने दिन में करेंगे। यहाँ तो तीर उसी तरह लगा देंगे। ये हमेशा हर क्वेश्चन में आप अपनी आदत बना लें कि जब भी ऐसे लिखें एक्स के साथ एरो की सीमत ऊपर की तरफ होगी, दूसरा एरो की डायरेक्शन जो है वो उसकी किस साइड पे होगी, ऊपर होगा या नीचे, ये डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है दूसरा भी ऊपर की तरफ होगा, अगर इन्वर्स है तो दूसरा नीचे की तरफ होगा। अब डायरेक्ट मैंने क्या बताया कैसे होगा कि जब दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हूँ, जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि
इस एग्जांपल में देखा कि 7 kg मैंगोज इतने के मिल रहे हैं, आम कम हो रहे हैं तो कीमत भी कम होगी। हमें नहीं पता कितनी कम होगी, लेकिन ये ज़रूर पता है कि 540 से ज़रूर कम होगी। तो दोनों चीज़ें नीचे जा रही हैं, मैंगोज भी और उनकी कीमत भी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दूसरी मिसाल में भी ऐसे ही है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा तो फासला भी ज़्यादा तय करेगा, दोनों बढ़ रही हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो तो भी डायरेक्ट, एक चीज़ के बढ़ जाने से दूसरी भी बढ़ जाए तो भी डायरेक्ट। तो इन्वर्स कब होता है? इन्वर्स तब होता है जब एक चीज़ के बढ़ जाने से दूसरी चीज़ कम हो रही हो, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर ये देखिए, 10 बंदे एक काम 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 15 बंदे कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? अब देखिए, कोई भी काम है, फ़र्क किया कोई मकान ही बना रहे हैं, 10 बंदे 8 दिन में बना लेते हैं। जब ज़्यादा बंदे होंगे तो वो जल्दी बना लेंगे, वो 8 दिन नहीं लगाएंगे, 8 से कम दिन में बना लेंगे। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने दिन में बनाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि 8 से कम वो कम दिन लगाएंगे, क्योंकि 10 बंदे 8 दिन में कर लेते हैं, बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए जब बंदे ज़्यादा हो रहे हैं तो इधर दिन कम हो रहे हैं, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही है, इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसका तीर ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं। इस चैप्टर नंबर 2 के सेट बी में मेन चीज़ यही है कि आपको ये पहचानो कि कौन सा प्रोपोर्शन डायरेक्ट है और कौन सा प्रोपोर्शन इन्वर्स है। लास्ट एग्जांपल में देखिए, अगर डेली 6 घंटे काम करो अगर, तो 10 दिन में एक काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर काम 8 घंटे डेली करें तो फिर कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो आप देखें, कोई भी दुनिया का काम है, अगर 6 घंटे डेली आप काम करते हैं तो 10 दिन में ख़त्म होता है। अगर डेली ज़्यादा काम करेंगे तो कम दिन में ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब दिन में घंटों की तादाद बढ़ा देंगे तो दिन कम हो जाएंगे। यानी कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है घंटे डेली, तो दिन कम लगेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। तो याद रखिए बेटा कि जब भी एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो, जैसे कि इस सूरत में कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब एक डिक्रीज़ हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इंक्रीज डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों अगर एक साइड पे हैं, दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो भी डायरेक्ट, दोनों डिक्रीज हो रही हैं तो भी डायरेक्ट। लेकिन अगर अपोजिट हैं, एक तो बढ़ रही है और दूसरी इसकी वजह से कम हो रही है, तो ये इन्वर्स है। यहाँ भी एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। ऐसे भी हो सकता है कि हम कहें कि 10 बंदे तो 8 दिन में करते हैं काम कंप्लीट, तो 6 बंदे कितने दिन में करेंगे? तो देखें, 10 बंदे अगर 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो 6 बंदे काम को लेट कर देंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे, तो ये भी इन्वर्स ही होगा। तो जब भी बंदे ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और बंदे कम होंगे तो काम लेट होगा। अब यहाँ देखिए, ये चीज़ कम हो रही है तो इसकी कम होने से ये चीज़ बढ़ जाएगी, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पर एक बात याद भी रख सकते हैं आप कि बंदों और टाइम के दरमियान हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शन ही होता है। ये ज़ुबानी भी रट्टा मार सकते हैं, ज़ुबानी भी याद रख सकते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर प्रोपोर्शन डायरेक्ट होते हैं, लेकिन जब भी मैन टू टाइम आ जाता है, टाइम का मतलब डेज, आवर्स, कुछ भी दूसरी साइड पे और एक साइड पे मैन हो, तो ये हमेशा इन्वर्स बनेगा। या टाइम टू टाइम दोनों साइड पे टाइम हो तो भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। इसके अलावा बाकी ज़्यादातर डायरेक्ट होते हैं। आमतौर पे इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स या इनडायरेक्ट दोनों नाम दे सकते हैं इसको, वो दो ही प्रोपोर्शन आमतौर पे दो तरह के होते हैं कि एक साइड पे मैन लिखा हो, दूसरी साइड पे टाइम लिखा हो, टाइम मीन डेज, आवर्स, कुछ भी लिखा हो, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। या फिर एक साइड पे भी टाइम हो और दूसरी साइड पे भी टाइम हो, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है कि जब भी एक तरह का टाइम इंक्रीज होता है तो दूसरी तरह का टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो ये दो तरह के इन्वर्स प्रोपोर्शन होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 का सेट बी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उसमें कोई वो फार्मूला वगैरह नहीं है, तो वो आप कर लेंगे, मैं एंड पे समझा भी दूंगा। और सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 सेट बी क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 18 है। इस पे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में कि द कास्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स ऑफ अ सर्टेन हाईवे वाज 4,20,000 कि 1.5 मील एक 1.5 माइल्स एक रोड बनाई जाए तो उस पर खर्चा आता है 4,20,000। व्हाट वाज द कास्ट ऑफ 4.5 माइल्स ऑफ दैट हाईवे। अब देखिए पहली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है कि 1.5 माइल्स पे कास्ट आती है 4,20,000। दूसरी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसमें पूछा गया है कि 4.5 माइल्स अगर हाईवे बनाएं तो उस पर कितनी कास्ट आएगी। तो आप ऐसे लिखेंगे, एक साइड पे लिखेंगे हाईवे, जो चीज़ 2 दफ़ा दी होगी वो पहले लिखेंगे। यहाँ पर हाईवे 2 दफ़ा दी गई है, हाईवे इन माइल्स, और इधर लिखना है कास्ट इन रुपीज़। पहले है 1.5 माइल्स और उस पर खर्चा आ रहा है 4,20,000। फिर
4.5 माइल्स है, उस पे कास्ट हमें पता करनी है, इसलिए फिलहाल इसको x लिखेंगे। आपको बताया हुआ है कि x के साथ एक एरो हमेशा ऐसे लगा देते हैं, डायरेक्ट इन्वर्स इस साइड पे नहीं देखते, बल्कि अब ये देखेंगे कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है, क्योंकि वो x के साथ हमेशा एरो ऊपर की तरफ होता है। 1.5 माइल 4,20,000 खर्चा आता है। 4.5 मील रोड बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा। एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। आपको बताया जा चुका है कि जब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं तो प्रोपोर्शन डायरेक्ट होता है, तो इसका एरो भी ऊपर की तरफ होगा। अब ये एरो लगाने का मकसद क्या है वो भी आपको बताया जा रहा है कि एरो को देखकर हम रेशो इसकी बनाते हैं। अगर तीर ऊपर से नीचे होता तो हम लिखते हैं 1.5 रेशो 4.5, लेकिन ये तीर नीचे से ऊपर की तरफ है तो इसकी रेशो बनाएंगे 4.5 रेशो 1.5। और यहाँ पर प्रोपोर्शन 4 डॉट, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर भी नीचे से ऊपर की तरफ है तो इसलिए एक्स पहले लिखेंगे, रेशो 4,20,000। अब देखिए यहाँ तक जब आ जाएं तो एक गोल्डन रूल जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, ये दोनों जो करीब करीब वैल्यूज होती हैं, प्रोपोर्शन के करीब होती हैं, इनको मीन्स कहते हैं। मीन्स उर्दू में इनको वस्तेन कहते हैं। और ये जो साइड पे होती हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स, उर्दू में तरफेन इनको कहते हैं। पढ़ा होगा किसी ने, अगर उर्दू मीडियम में किसी ने पढ़ा है तो ये मीन्स हैं और ये बैर वाली दोनों वैल्यूज एक्सट्रीम्स हैं। अब मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में, इसका फार्मूला छोटा सा लिखते होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स है 1.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा और एक्सट्रीम्स है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1.5 को उस साइड पर ले जाएंगे। आपको पता है कि जब एक वैल्यू इक्वल से एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाती है 1.5। अब आप कैलकुलेटर से जब 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 12,60,000। यही आपका आंसर हो जाएगा 12,60,000। तो इसका मतलब है कि आप पहुंच गए कि 4.5 माइल अगर आपने हाईवे बनानी है तो उस पर टोटल खर्चा आएगा 12,60,000। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अ सिलेंड्रिकल टैंक 24 फीट हाई नाउ होल्ड 375 गैलन्स ऑफ वाटर 9 फीट डीप, हाउ मेनी गैलन विल इट होल्ड व्हेन फुल। कि एक 24 फुट का सिलेंडरिकल टैंक है, यानी कि टैंकी है सीधी बिल्कुल 24 फुट उसकी हाइट है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 फुट है और फिलहाल वो 9 फुट तक भरी हुई है, यानी कि टोटल 24 फुट तक नहीं भरी हुई बल्कि 9 फीट तक भरी हुई है। तो यहाँ तक इसमें पानी आ रहा है 375 गैलन। अगर टैंकी को या टैंक को 9 फीट तक भरें तो उसमें 375 गैलन पानी आता है। अगर इस टैंक को फुल भरेंगे 24 फीट तक तो फिर कितना पानी आएगा, ये हमने फाइंड करना है। देखिए एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है कि 9 फीट तक भरेंगे तो 375 गैलन पानी आएगा। दूसरी इनकम्प्लीट है कि 24 फीट तक भरेंगे तो कितना पानी आएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो हाइट और एक गैलन्स ऑफ वाटर। हाइट 2 दफ़ा दी हुई है इसलिए हाइट पहले लिखेंगे हम, हाइट इन फीट, और दूसरी साइड पे लिखेंगे वाटर गैलन्स में। पहले भरा हुआ है 9 फीट तक, उसमें 375 गैलन्स पानी आ रहा है। अगर पूरा भरेंगे यानी कि 24 फीट तक भरें तो कितना पानी आएगा, हम लिखेंगे x, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब x के साथ एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे, बगैर सोचे समझे, ये आपकी आदत होनी चाहिए कि जब भी यहाँ x लिख लें इसके साथ एरो ऊपर की तरफ लगाएं। अब देखिए अगर 9 फीट में 375 गैलन पानी आ रहा है तो 24 फीट तक पूरा भरेंगे तो पानी ज़ाहिर है ज़्यादा आएगा, यानी कि जब हाइट ज़्यादा होगी तो पानी भी ज़्यादा आएगा। इट मीन्स के दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। जब भी दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं या दोनों चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब ये एरो लग गए, इसके बाद रेशो बना लेनी है 24:9 प्रोपोर्शन x रेशो 375। उसके बाद वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स को मल्टीप्लाई करना है x मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय x
और एक्सट्रीम्स को 24 मल्टीप्लाई बाय 375। अब ये 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि हमें x की वैल्यू मालूम हो सके। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000, इसके साथ लिख देंगे फीट, और यही हमारा आंसर है। सॉरी 1000 फीट नहीं, 1000 गैलन्स कि 1000 गैलन पानी आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1000 आ गई। इट मीन्स कि ये अगर 9 फीट तक 375 गैलन पानी आता है तो 24 फुट तक 1000 गैलन है। ये एक प्रैक्टिकल किस्म के क्वेश्चंस हैं। वाकई हकीकत में भी आपके छत पे कोई टैंक है जिसमें आप देखते हैं कि 2-3 फुट तक भरा हुआ है और उसमें 15-20 लीटर पानी आता है, तो आप पूरा भरेंगे तो कितना पानी आएगा, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ जेट एयरप्लेन ट्रेवल्ड 100 माइल्स इन 9 मिनट्स, 100 मील चलता है, फासला तय करता है 9 मिनट्स में। टू द नियरेस्ट माइल व्हाट वाज इट्स रेट पर आवर, इसका रेट पर आवर यानी कि 1 घंटे में क्या स्पीड होगी। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में ये कितना फासला तय करेगा। स्पीड, किसी भी चीज़ की स्पीड का मतलब ये होता है कि कोई पूछे आपसे कि आप 120 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप 1 घंटे में 120 किलोमीटर फासला तय करते हो या 120 माइल फासला तय करते हो। तो यहाँ पर जहाज है जो 9 मिनट में 100 माइल्स का फासला तय कर रहे हैं, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेट पर आवर क्या होगा, यानी कि एक पूरा घंटे में वो कितना फासला तय करेगा। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में मिनट्स आपने लिखे हैं, इसलिए अगर 9 मिनट्स हैं तो यहाँ घंटे को भी मिनट्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे, यानी कि 60 मिनट्स, और डिस्टेंस कितना होगा x, जो हमने फाइंड करना है। ये ऊपर की तरफ लगा दिया। अब देखिए हमने प्रोपोर्शन देखने के डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अगर 9 मिनट्स में 100 माइल का डिस्टेंस तय होता है तो 60 मिनट्स में जहाज ज़्यादा फासला तय करेगा या कम। जाहिर है ज़्यादा टाइम होगा तो वो ज़्यादा आगे जाएगा, ज़्यादा फासला तय करेगा, लिहाजा एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसमें भी आप इस तरह लिखेंगे, इसके बाद रेशो बना लेंगे 60:9 प्रोपोर्शन x:100, और इसके बाद आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 9 मल्टीप्लाई बाय x और 60 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आप 9 को उधर ले जाएंगे और ये 6000 हो जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाय 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह ही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जो इन्वर्स वाला है। उसमें देखिए लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखा हुआ है कि 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days, 6 बंदे 4 दिन में घर का रंग कर लेते हैं कंप्लीट। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस इफ 2 men आर एम्प्लॉयड, अगर 2 ही बंदे लगाए जाएं 4 के बजाय तो फिर कितने दिन में घर का रंग कंप्लीट होगा। तो देखिए मैन 2 दफ़ा दिए हुए हैं, इसलिए मैन 2 दफ़ा मैन इस साइड पे लिखेंगे, जो चीज़ 2 दफ़ा गिवन है वो पहले लिखेंगे और डेज बाद में लिखेंगे। पहले 4 बंदे काम कर रहे हैं, 6 बंदे काम कर रहे हैं, सॉरी 6 बंदे काम कर रहे हैं और 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि अगर 2 ही बंदे लगाए जाएं तो फिर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम इसकी जगह x लिखेंगे कि हमें मालूम करना है। अब x के साथ तो एरो हमेशा आदतन ऊपर की तरफ लगाएंगे। दूसरा एरो देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। अब बंदे 6 से 2 हो गए, क्या 2 बंदे 4 दिन से ज़्यादा टाइम लगाएंगे या कम लगाएंगे। अगर 6 बंदे 4 दिन में रंग करते हैं तो 2 बंदे जाहिर है ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बंदे कम होंगे तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ होगी, बंदे कम हो रहे हैं तो डेज बढ़ जाएंगे, इसलिए इसका एरो इन्वर्स होगा। ठीक है, एक चीज़ कम हो और दूसरी बढ़े तो ये इन्वर्स होता है। तो अब देखिए अब ये एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, लिहाजा इसकी रेशो 2:6 नहीं बल्कि 6:2 बनाएंगे। 6:2 प्रोपोर्शन x:4। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसके बाद सारा सेम प्रोसीजर है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, करीब करीब वाले मीन्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x और 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6×4 = 24 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी 12 डेज। तो आपने देखा कि बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है तो ये तीर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसकी वजह से इसकी रेशो भी रिवर्स बनती है, ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं नीचे वाली बाद में। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे
क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह आसान है। और क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 15 डजन ऑफ एग्स कास्ट रुपीज़ 202.50, हाउ मच विल 96 एग्स कास्ट। कि 15 दर्जन अंडे 202.50 के मिलते हैं, तो 96 अंडे कितने के मिलेंगे। अब देखिए पहले दर्जन में लिखा हुआ है 15 डजन और दूसरी दफ़ा नंबर ऑफ एग्स लिखा हुआ है 96, लिहाजा आप दोनों को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 15 डजन के बजाय 15 दर्जन में बनते हैं, 15 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 180 बनता है। तो इसलिए आप 15 के बजाय 180 लिखेंगे, क्योंकि दूसरी दफ़ा 96 अंडे दिए हुए, दर्जन नहीं दिए हुए, तो या तो दोनों दर्जन में होने चाहिए या फिर दोनों गिनती में होने चाहिए। तो इसलिए 15 दर्जन को गिनती में कन्वर्ट करेंगे, 15 दर्जन मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये 180 हो जाएगा। 180 एग्स मिलते हैं 202.50 के, और 96 एग्स होंगे तो फिर कितने के मिलेंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो एक्स के साथ एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब देखेंगे ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अब देखिए 180 अंडे अगर इतने के मिलते हैं तो 96 अंडे, कम अंडे लेंगे तो कम पैसों के मिलेंगे। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। जब दोनों चीज़ें कम होती हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये अच्छी तरह से निश्चित कर लें कि किसी चीज़ के बढ़ने या कम होने का ताल्लुक नहीं है। बढ़ती हैं दोनों तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों वैल्यूज़ कम होती हैं तो भी डायरेक्ट, अलबत्ता एक ज़्यादा हो जाए और एक कम हो रही हो तो फिर इन्वर्स होता है। अब इसका भी इसी तरह रेशोज बनाएंगे। 96 रेशो 180 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 202.50। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला लगा के उसी तरह आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से आगे खुद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, यानी कि एक ही क्वेश्चन को तकरीबन 4 दफ़ा सॉल्व करना है। पहले पार्ट ए है और उसके मज़ीद पार्ट 1 और 2 है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। फिर पार्ट बी है और उसका भी पार्ट 1 और 2 है। एक इन्फॉर्मेशन कॉमन है सब में, जो टॉप पे लिखी है, लिखा हुआ है 8 men टेक 48 आवर टू डिग अ गार्डन। 8 बंदे एक बाग की खुदाई में 48 घंटे लगाते हैं। अब उसके बाद ए है पार्ट ए, उसमें लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल बी टेकन बाय द फॉलोइंग नंबर ऑफ मैन। अगर 12 बंदे लगाए जाएं तो कितना टाइम लगाएंगे। और फिर पार्ट 2 है कि अगर 32 बंदे लगाए जाएं तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन कॉमन दी। पहले पार्ट ए का पार्ट 1, 8 बंदे 48 दिन लगाते हैं, पूछा गया कि 12 बंदे कितना टाइम लगाएंगे, तो हम लिखेंगे एक्स और पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उसको भी छोड़ देंगे, ये पार्ट 1 सॉल्व करेंगे कि 8 men 48 डेज, 12 men हाउ मेनी डेज, एक्स डेज। यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ। अब देखिए 8 बंदे को 48 दिन में खुदाई करते हैं तो बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो खुदाई जल्दी हो जाएगी, बंदे ज़्यादा तो दिन कम, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और मैंने आपको कहा था कि आप याद रख लें कि बंदों और टाइम के दरमियान हमेशा ही इन्वर्स होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद इसकी रेशो बनाएंगे 8 रेशो 12 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 48। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम का फार्मूला लगा के इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसी पूरा आंसर निकालेंगे। इसी तरह फिर पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में भी पहली इन्फॉर्मेशन कॉमन है वही कि 8 बंदे 48 दिन, लेकिन पार्ट 2 में लिखा हुआ है अगर बंदे 32 हों तो कितना टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे 32 एक्स, रेशो लिखने की जरूरत नहीं, 32 और एक्स। अब यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ। अब देखिए 8 बंदे 48 डेज में, अगर 32 बंदे होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, बंदे ज़्यादा होंगे तो दिन कम। और वैसे भी आप जानते हैं और बंदों और टाइम के दरमियान हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, 8 रेशो 32 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 48। इसके बाद वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये पार्ट ए हो जाएगा। फिर पार्ट बी लिखेंगे। पार्ट बी के भी 2 पार्ट मजीद हैं, पार्ट 1 पार्ट बी। इसको कंप्लीट सॉल्व करना है, मैंने आधा किया आपके लिए छोड़ा है, आधा आपने करना है। इसी तरह ये भी कंप्लीट आपने करना है। फिर पार्ट बी में पार्ट 1 लिखा हुआ है कि हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द गार्डन इन द फॉलोइंग टाइम्स। तो यहाँ पर मैन फाइंड करने, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन सेम है कि 48 दिन में 8 बंदे काम करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि अगर 24 घंटे हों, अच्छा सॉरी ये डेज नहीं है, ये आवर्स है, तो आवर्स लिखने, बाकी प्रोपोर्शन सेम ही होंगे क्योंकि आवर्स भी टाइम है, डेज भी टाइम है, ये आवर्स हैं, घंटे हैं। तो पार्ट बी में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द गार्डन इन द फॉलोइंग टाइम्स। अगर 24 घंटे हों तो कितने बंदे चाहिए। देखिए पहले इन्फॉर्मेशन सेम है, हम यहाँ पर पहले आवर्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आवर्स 2 दफ़ा दिए गए और मैन फाइंड करने, आवर्स मैन। पहले 48 आवर्स में 8 मैन,
ये टॉप इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है हमने कि 48 घंटे में 8 बंदे काम कर लेते हैं। अब पूछा जा रहा है कि 24 घंटे में कितने बंदों को काम करना पड़ेगा एक्स। वैसे तो हम जानते हैं कि टाइम और बंदों के दरमियान हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे कि 48 आवर्स में 8 बंदे चाहिए 48 आवर्स में खुदाई करने के लिए। अगर वही खुदाई 24 घंटों में करनी हो, जल्दी करनी हो, तो फिर बंदे हमें ज़्यादा चाहिए होंगे, यानी कि टाइम कम होगा तो बंदे ज़्यादा, यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका भी प्रोपोर्शन बन गया। इसके बाद ये 48/24 प्रोपोर्शन x/8 और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला लगा के इसको भी कंप्लीट सॉल्व करना है। इसका पार्ट 2 अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि 96 आवर्स, अगर आवर्स 96 हों, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन वही लिखेंगे आवर्स मेन 48 आवर्स में 8 बंदे, और अगर 96 आवर्स होंगे तो x बंदे, x के साथ एरो ऊपर की तरफ। अब देखेंगे बंदों और टाइम के दरमियान हमेशा इन्वर्स होता है, तो इसलिए बगैर सोचे समझे भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन अब सोचना चाहें तो सोच भी सकते हैं कि 48 आवर्स में 8 बंदे काम कंप्लीट करते हैं। अगर 96 आवर्स में काम का ख़त्म करना हो, यानी कि ज़्यादा टाइम हो हमारे पास, सुकून से काम कर सकते हैं, कम बंदे भी ये काम निपटा सकते हैं। 8 बंदे अगर 48 घंटे में ख़त्म करते हैं तो घंटे अगर ज़्यादा होंगे 96, तो फिर थोड़े बंदे भी ये काम कर लेंगे। लिहाजा जब टाइम ज़्यादा होगा तो बंदे कम चाहिए होंगे। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसकी भी रेशो इस तरह बनेगी 48/96 प्रोपोर्शन x/8, और इसको मज़ीद आगे आपने खुद सॉल्व करना है।